जगदेव बाबू की 98वीं जन्म तिथि के उपलक्ष्य में आयोजनकर्ता और इस कार्य की अध्यक्षता कर रहे हमारे गार्जियन उपेंद्र बाबू, संचालनकर्ता मेरे बड़े भाई कहिए या जो भी गार्जियन ही हैं हमारे मोहन जी, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और उद्घाटनकर्ता हमारे वो एक चाचा जी हैं जो इस क्षेत्र के माननीय विधायक हैं, और मंच पर तमाम हमारे सम्मानित नेता हैं। 2, 3, 4 शब्द में ही बात कहने की बात कही गई है, तो 4 शब्द तो हमारे लगता है इसी में पूरा हो गए। तो मैं आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं अब मुझे सोचना पड़ रहा है। अगर आदेश हो तो मैं आगे बढ़ूं, अन्यथा यहीं से समाप्त कर दूं। चलिए, धन्यवाद। तो सबसे बातें ये हो रही है कि जगदेव बाबू की जीवनी जो थी उन पर उनकी चर्चाएं हो रही है। उन्होंने क्या किया, अब क्यों उन्होंने जान की शहादत दिया। एक कांटा चुभ जाता है तो मनुष्य को सहन नहीं होता, लेकिन हमारे जगदेव प्रसाद जी को ये पता था कि मेरी हत्या होगी। उनको जानकारी मिल गई थी, फिर भी उन्होंने डंके के चोट पर ऐलान कर दिया कि मैं जिन शोषितों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, जिनको मैंने आह्वान कर चुका हूं, और जो मेरे आह्वान पर इस धरती पर उपस्थित हो रहे हैं, मैं अगर ना जाऊं तो हमसे गद्दार कौन हो सकता है। इसलिए वो जान की बाजी लगा दिया। अगर वो चाहते तो जिसकी वजह से उनकी हत्या हुई वो समझौता कर लेते। उस समय में कांग्रेस की सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, और उन्होंने बहुत घुमावदार धोखे से दिल्ली में बुलाया, इस सोच करके कि उस 74 के समय में 2 तरह की आंदोलनें चल रही थी। एक तरफ जयप्रकाश नारायण की आंदोलन चल रही थी, और दूसरे तरफ माननीय हमारे अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की 90% की आंदोलन चल रही थी। जयप्रकाश की आंदोलन से इंदिरा गांधी की कोई घबराहट नहीं थी, क्योंकि आंदोलन जो हो रहे थे नेतृत्व की अभाव में आंदोलन गलत था। आंदोलन सही थी लेकिन नेतृत्व गलत था, इसलिए वो जान रहे थे कि घुमा चला के ये नेतृत्व हमारे ही पक्ष में है। लेकिन डर था इन जगदेव प्रसाद से कि ये अगर जिस तरह से आंदोलन कर रहा है, अगर ये आंदोलन में सफलता हासिल कर लिया तो बेशक पूरे देश में हमारी कहीं जगह नहीं मिलेगी। हम देश से बाहर विदेश में जहां से आए हैं वहीं मेरी कब्र में भेज दिया जाएगा। मुझे अफसोस आता है कि मैं उनकी जन्मदिन मना रहे हूं, मैं उनकी शहादत दिवस मनाती हूं। आखिर किस बात की। हम पुरानी लोगों से कुछ कहावत सुना करते हैं कि पहेलिया से हमें बच के रहना है, तो कहानी तो याद करा देते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से मत फंसना। पहेलिया सब बहुत ये परेशान हो गए, लेकिन कहा कि कोई बात नहीं, एक दाव खेल के देखते हैं हम। वो दाव खेला, जाल बिछाया, दाना डाल दिया, और सारे के सारे लोग जो कबूतर रट भी रहे हैं और उसी में फंस भी रहे हैं। आज देश की जो दुर्दशा है, उनकी शहादत दिए आज 45 साल हो चुके। हम अपने अभिभावकों से जब ये बात सुनते हैं कि हम बहुत उनके करीब रहे हैं, उनकी आंदोलनों को जानते हैं, हमारे युवा पीढ़ी लोग नहीं जानते, हम लोग सब कोई जानते हैं, लेकिन तकलीफ इस बात की होती है कि अगर आप जानते हैं तो मानते क्यों नहीं। जब आप खुद नहीं मानते
तो अपनी युवा पीढ़ियों को कैसे मनवा सकते हैं? हमारे गार्जियन इशारों में अपने युवाओं को आंदोलन पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि भाई आंदोलन करो, लेकिन जो देश में आंदोलन चल रहे हैं ये बहुत ही देश के लिए खतरनाक है। माफ़ कीजिएगा, आप गार्जियन हैं, मैं आपकी कदर करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि देश संविधान से चल रहा है। संविधान में जो धाराएं हैं उस धारा से देश को चलना चाहिए। हमारे देश के शीर्ष पर बैठ जाते हैं, संविधान का ही शपथ लेते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन संविधान के तोड़ मड़ोड़ करके कभी एनआरसी, कभी सीएए, कभी एनपीआर ये ला करके हमें लोगों में आतंक मचाए हुए हैं, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर। हम भारत के नागरिक हैं। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था, पहला उनका शब्द था हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, विदेशियों लोग को नहीं कहा था, भारत के लोग को कहा था, जो भारत के धरती पर जन्मे हैं। और आज हमारे देश में वही लोग मालिक बने हुए हैं और वही मालिक हमें भारत के नागरिकों से नागरिकता का प्रमाण मांग रहे हैं। ये कितनी दुखद बात है कि आपके घर में आकर के बेईमान और आपका नागरिकता का पहचान मांग रहा है, और इस पर हम आंदोलन ना करें कि हम सबसे घटिया हो सकते हैं, हमसे ज्यादा कोई बुरा नहीं हो सकता। इसलिए आंदोलन होनी चाहिए। आज सभी चीज को निजीकरण किया जा रहा है। दोहरी शिक्षा नीति है। हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी राम प्रवेश जी ने कहा कि ये सचमुच में जो आपने काला झंडा लगाया है, ये काला झंडा किसका प्रतीक है? आपका प्रतीक। तरह तरह के देश में झंडे चल रहे हैं। देश में हमारा जो संविधान है, संविधान में यह स्पष्ट शब्दों में रखा हुआ है कि हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है, इसमें सभी धर्मों के रहने की बात है। तो फिर हम नए क्यों करते हैं? और जो लोगों की ये मनसा है कि जगदेव बाबू सिर्फ उनकी सत्ता चाहते थे, अफसोस की बात है कि दुश्मन अगर सामने आ जाए तो लड़ाई लड़ने में बड़ी आनंद मिलता है। एक दुश्मन अगर सामने आ जाए तो 90 तो तुरंत गुलबंद हो जाए, लेकिन 90 लोग को ही तोड़ करके क्षणिक सुख के लिए, एक स्वार्थ के लिए, एक पद के लिए वहां जो बैठा दिया गया है, और उन्हीं की वजह से आज ये देश की दुर्दशा है। जाति आधारित पार्टियां बन गई है। सारे लोग जाति के पीछे, नेता जो बन गए हैं उनके पीछे हमारे लोग लगे हुए, चाहे किसी भी तरह की पार्टियां हों। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, इतना मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना कहते हैं कि जब आप जानते हैं, समझते हैं और देश की इसीलिए दुर्दशा हो रही है, तो आप दोषी हैं इसका, कोई दूसरा दोषी नहीं है। दोषी आप हैं। इसको आपको सुधारने की जरूरत है, और नहीं तो आप जो भी करना है करते रहिए। जो दुर्दशा होने वाला है होगा। हम नौ पीढ़ियों को कहते हैं कि आज हम अपने बेटा को कह दिया है कि जब आप मान न सम्मान, जिन चीज़ों के लिए अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने लड़ाई लड़ा था, लड़ते लड़ते हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी दिया। बाबा साहेब ने जो 3 नीतियाँ दी थी, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा कैसी शिक्षा जहाँ दोहरी शिक्षा है? सरकार के द्वारा सरकारी स्कूल बनाई गई है, और उस स्कूल में सरकार के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। शोषित समाज दल का नारा है कि चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का संतान, भंगी या ब्राह्मण की बेटा, सबकी शिक्षा एक समान। लेकिन यह दोहरी शिक्षा नीतियां हो रही है। सिर्फ एक खिचड़ी, सड़ा हुआ अन्न का खिचड़ी खाने के लिए हमारे बच्चे मजबूर हैं। दूसरी तरफ एक प्राइवेट स्कूल जो चल रही है, उसमें बड़े लोगों के पास, जिनके पास पैसे हैं, वे पढ़ रहे हैं। स्वाभाविक है कि कंपटीशन के दौर में आपका बच्चा सिर्फ वहाँ खिचड़ी ही खिला सकता है। देश में जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं उसको आपको समझना होगा। और ये बिल्कुल मैं 100% दावे के साथ कर रही हूँ कि जगदेव बाबू की अगर जन्म तिथि मना रहे हैं, हमारे अभिभावक सर पर खड़ा हो गए हैं, मुझे लग रहा है कि अब वो तुरंत कह न दें, इसलिए मैं सचेत हो गई हूँ कि भाई वो फिर रोक देंगे। इससे अच्छा है मैं रुक जाऊँगी थोड़े से, बस 2 मिनट और आप हमको समय दीजिए, ज़्यादा नहीं लूँगी। हकमारी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाई मात्र इतने लोगों के बीच में मात्र 3 ही महिलाएं हम हैं।
तो हक तो थोड़ा ज़्यादा बन जाता है बोलने का, लेकिन फिर भी कि आपको मैं कदर करती हूँ। ये दोहरी शिक्षा नीति जो चली है, इसको जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम व्यवस्था को नहीं बदल सकते। और देश में हम अभिभावक से भी कहना चाहते हैं, हमारा देश जो है गाँवों का देश है, और इस देश में 80% हमारे किसान रहते हैं, और 80% की धरती पर 20% मतलब आप 80 क्या करें 90% की धरती पर 10% के लोग का कब्जा है। कैसे होगा? जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा, उसी घर से हमारा संतान पैदा जो हो रहा है, बेटी और बेटे, वही हमारे छात्र बनते हैं। तो जब आपकी समस्या जो का समाधान नहीं होगा, तो छात्रों की समस्या का क्या समाधान होगा? और सिर्फ छात्र नहीं, क्योंकि आपके औलाद छात्र हैं, आप किसान उनके पिता हैं, तो आपका औलाद, आपकी बेटी और आपके बेटे छात्र हैं जो हैं। हमारे राम प्रसाद जी ने कहा कि इन सारी फैक्ट्रियों को लगाओ। हमारे देश में ये स्थिति गंभीर है, बेरोजगारों की फौज खड़ी है। बेरोजगारी के लिए लड़ाई नहीं लड़ा जा रहा है, कोई संविधान में बात नहीं हो रही है, रातों रात संविधान बदल जा रहे हैं, संविधान की प्रतियां जला दी रही है, और हमारे लोग चुपचाप खामोश सह रहे हैं। तो हम यही कहते हैं कि जुल्म करने वाला से ज्यादा जुल्मी वो है जो जुल्म को बर्दाश्त करता है, क्योंकि जुल्म का बर्दाश्त करना ही जुल्म को और निमंत्रण देना है। मैं ज्यादा बात न करते हुए मैं आप लोगों से एक नम्र निवेदन करते हुए यही कहूँगी कि आ गया है समय, जब जगदेव बाबू के सपना को पूरा करना चाहते हैं तो काला झंडा के अलावा कहीं आप पूरा करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने जगदेव बाबू को सत सत नमन करते हुए अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ, और पुनः आप सबों को जय अर्जक, जय भारत ये कहते हुए जय संविधान। संविधान अपने घर में सब कोई रखा कीजिए, गीता और रामायण से कुछ नहीं होने वाला है। संविधान पढ़िए, संविधान के अनुच्छेद पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि ये खामियां कहाँ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ, और अपने अभिभावक को भी मैं अपनी ज़्यादा समय लेने के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। लेकिन ये लड़ाई हमसे हमेशा जारी रहेगा, हमेशा मैं मांग के लिए लड़ाई लड़ती रहूँगी आपसे हक के लिए। धन्यवाद।